हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए लास्ट के 2 महीने की स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। तो यह वीडियो अलग अलग टाइप्स के स्टूडेंट देख रहे होंगे, तो सभी के अलग अलग डाउट्स भी होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 सितंबर तक का वेट किया होगा नोटिफिकेशन का, क्योंकि वो नोटिफिकेशन के बाद ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते थे। पर अब उनके मन में डर ये है कि सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो 2 महीने में किस तरीके से मुझे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेरी मैथ भी वीक है, मेरी जीके भी वीक है। तो क्या मैं इस 2 महीने में इस एग्ज़ाम को क्लियर कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? क्या कोई कोर्स लूँ तो उससे मेरा सिलेक्शन हो सकता है? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं पर एक्शन नहीं ले पा रहे। काफ़ी टाइम तो सिर्फ सोचने में लग जाता है कि कौन से टीचर से पढ़ूँ, कौन सा कोर्स लूँ, कहाँ से क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये सभी जितने भी आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर होंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम कब होगा, काफ़ी लोग इसमें भी कन्फ्यूज़ हैं, दिसंबर में होगा या नवंबर में होगा। या इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका स्कोर 50 से 60 आ रहा है पर वो अपना स्कोर 75 प्लस बूस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब 75 प्लस बूस्ट करने के लिए लास्ट के 2 महीने की स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए, एक हफ्ते में कितने मॉक देने चाहिए, किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा बेस्ट वीडियो होने वाली है। और इसके अलावा देखो, टोटल वैकेंसी आप ऑलरेडी जानते हैं 7547 जो कि नोटिफिकेशन में दी गई थी। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहती है, उसके बेस्ड पे आपको कितना स्कोर अब करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कितना अपना टारगेट रखना है, टाइम टेबल क्या फॉलो करना है, हर एक चीज़ अच्छे से देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दिस साइड शुभम, सब इंस्पेक्टर इन CRPF, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग। अपार्ट फ्रॉम डैट आई ऑल्सो हैव क्लियर्ड ये काफ़ी एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर CDS वगैरह। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए दिल्ली पुलिस से रिलेटेड एग्ज़ाम है, जैसे कि दिल्ली पुलिस HCM 2022, दिल्ली पुलिस AWO TPO 2022। तो इसकी प्रोसेस अभी कंटिन्यू है। और काफ़ी एग्ज़ाम निकालने का मतलब ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे कम टाइम में आपको ज़्यादा स्कोर लेकर आना है। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं सभी मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर किए हैं। तो अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी सभी को पता है ऑलरेडी, जिसने नहीं देखी वो एक बार देख सकता है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एग्ज़ाम डेट। ठीक है, एग्ज़ाम डेट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है सभी को। देखो, एग्ज़ाम डेट आपके नोटिफिकेशन में दिसंबर दिया, पर वहाँ पे कोई भी डेट नहीं लिखी, तो आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी SSC ने अपनी मतलब नोटिफिकेशन में रिलीज़ किया था, नोटिस एक रिलीज़ किया था जिसमें कि बताया था कि 14 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम होगा। और ये जो नोटिस रिलीज़ हुआ था वो 6 यानी कि एक तरीके से जून में रिलीज़ हुआ था। ठीक है, तो अब बहुत लोग कन्फ्यूज़न में कि ये डेट पुरानी है, अब दिसंबर लिखा है तो अब तो नई डेट आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो CGL का एग्ज़ाम होगा मेंस का वो 27 अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, फिर इसके बाद 22 दिसंबर में CPO का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसके बीच में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए ये डेट दी गई थी। और जितना भी ये सब कुछ प्लान किया है कुछ सोच के ही किया होगा। अब ऐसे नहीं है कि एकदम से सब कुछ कट कर देंगे। और दूसरी बात, चलो कट भी कर देंगे तो आपने एक नोटिस देखा होगा, जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिस आया था उसके बाद एक कैलेंडर भी जारी किया गया था। उस कैलेंडर में आपने देखा होगा जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम डेट है 1 सितंबर को नोटिस आएगा, और उसके बाद जो एग्ज़ाम डेट है वो नवंबर से दिसंबर में दिया था। तो इसका मतलब ये है कई बार नोटिफिकेशन में वो लिखना भूल जाते हैं, मिस प्रिंट हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम आपका लेट होगा। ठीक है, ये चीज़ नहीं सोचनी, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ था। अभी CPO की जो 2022 की नोटिफिकेशन आई थी उसमें 0.33 नेगेटिव मार्किंग दे दी थी, फिर उसको कट करके 0.25 जो पहले थी वो कर दी गई। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। 15 दिन का गैप होगा सिर्फ, अगर दिसंबर में भी एग्ज़ाम होता है तो 15 दिन का गैप होगा, और 15 दिन में सिर्फ जब भी आपको रिवीजन करना है। ऐसा नहीं है कि आप 15 मतलब 1 दिसंबर तक ही आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, क्योंकि सभी के मन में रहता है कि टाइम ज़्यादा मिल जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ लोग अभी से तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें सबके मन में आती हैं, पर अपना टारगेट यही रखना कि 1 नवंबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके बाद सिर्फ रिवीजन करना है। अगर 14 नवंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो आपके पास सिर्फ 14 दिन है रिवीजन के लिए। अगर 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है तब आपके पास 1 महीना है, इसमें आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक महीना बहुत आसानी से, 15-15 दिन बहुत आसानी से चला जाता है, आपको पता भी होगा। काफ़ी दिन आपके ऐसे ही ख़राब भी हो गए होंगे, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, टारगेट वही रखना 14 नवंबर, यही आपकी एग्ज़ाम डेट है। इसके अलावा चीज़ें वैसे बदल जाती है नोटिफिकेशन में, तो उस पर मत जाना। सिलेक्शन प्रोसीजर देखते हैं एक बार जल्दी जल्दी। रिटन होता है, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लगती है। ठीक है, सभी को पता है। तो अभी आपको फोकस करना है सिर्फ रिटन पर। रिटन में क्या होता है ये सभी को पता है। दूसरी बात, स्कोर हमेशा हाई रखने की कोशिश करना। जैसे कि मान लो कट ऑफ 62 जाती है फिजिकल की, जैसे पिछले साल मतलब 2020 में 62 गई, एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो कि 62 गई और आपका स्कोर आया 65। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो गए, पर फाइनल मेरिट जब लगेगी वो थोड़ी बढ़ के लगेगी। मान लो 72 लगी, तो आपने फिजिकल भी दिया, आपने रिटर्न भी दिया, आपने मेडिकल भी दिया, पर फाइनल मेरिट में आप आउट हो जाओगे। तो क्या फ़ायदा, आप इतनी मेहनत करो, इतनी जर्नी मतलब कम से कम 8-10 महीने तक आपने तैयारी भी की, फिर उसके बाद रिटर्न फिजिकल, फिर भी आप आउट हो जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ
बाद में बहुत ज़्यादा दुख होगा कि मैं एक नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया। इसलिए आपको मेहनत करनी है हमेशा, जो भी कट ऑफ है उससे 10 नंबर ज़्यादा लेकर आने हैं, ठीक है। बुक्स वही है, टीचर वही है, सोर्स वही है, सब कुछ वही फॉलो कर रहे हैं, चाहे टॉपर्स हो या एवरेज हो या बिगनर हो, सभी के पास वही टीचर है, ठीक है। वही बुक है किरण पिनेकल, ठीक है। वही टीचर्स हैं जो भी यूट्यूब पर है, सब वहीं से पढ़ रहे हैं, पर सिलेक्शन सभी का नहीं हो पा रहा। ऐसा क्यों? ठीक है, सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं। कोई बंदा ऐसा भी है जो कम पढ़ के भी सिलेक्शन ले पा रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। इसका रीज़न क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। सिलेक्शन तो खैर लिमिटेड लोगों का ही होना है, जितनी वैकेंसी, ऐसा नहीं है जितने भी सब पढ़ रहे हैं सबका सिलेक्शन होगा या तो कट ऑफ आई जाएगी, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब ये है कि आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप कई बार ऐसा भी पढ़ लेते हो जो आपको लगता है कि यार एग्ज़ाम में आएगा, पर वो आता नहीं है, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या है वो आगे देखेंगे। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए और पेशेंस यानी धैर्य होना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब है आपको रोज़ पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि 4 दिन पढ़े फिर 3 दिन गैप कर दिया, ठीक है। ये चीज़ें आपको जीरो पे लेकर आ जाएंगी, यानी जो भी आपने 4 दिन में पढ़ा, अगर आपने 3 दिन का गैप लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपने पढ़ा था सब जीरो। स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि आपको हार्ड वर्क भी करना है, साथ के साथ स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। वो मैं बताऊंगा आगे। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। आपने देखा होगा जो भी टॉपर्स हैं सभी वही चीज़ें फॉलो करते हैं, पर उनका तरीका अलग होता है। तो वो तरीका क्या होता है वो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। आपको पता है कि आपका 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, आपने कोई प्लानिंग नहीं की, बस आपने क्या किया, कोई कोर्स ले लिया या आप खुद से बस स्ट्रेटजी अपनी बनाई। आपको ये नहीं पता कि कितने टाइम में कितनी चीज़ फॉलो करनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आपने कोर्स लिया, एक चैप्टर 7 दिन में ख़त्म होता है, ठीक है, मैथ का मान लो। एक हफ्ते में एक चैप्टर ख़त्म होता है, जैसे कि आप कहीं भी देख सकते हो किसी भी यूट्यूब वीडियो में या जैसे भी, एक चैप्टर 7 दिन में ख़त्म होता है। अगर 15 चैप्टर हैं तो कितने दिन में ख़त्म होंगे? मान लो 105 दिन में ख़त्म होंगे, मान लो 100 दिन मान लो आप लगभग। आपके पास 2 महीने यानी कि 60 दिन। तो कैसे कवर करोगे? यानी कि 2 महीने में तो आपके सिर्फ कम से कम 10 मान के चलो 10 चैप्टर ही कंप्लीट होंगे, यानी 70 दिन लगभग मान के चलो 10 चैप्टर कंप्लीट हुए, तो 5 चैप्टर तो आपके जब भी बच जाएंगे। अब इनका रिवीजन कब करोगे? 60 दिन तक तो सिर्फ आपने सिलेबस ही कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आपके पास एक तरीके से प्लानिंग नहीं है कि कितने टाइम में कौन सा चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर मैं कब रिवीजन करूँगा, कब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगा, कब अपने मॉक दूंगा, कुछ नहीं पता, बस आप चलते जा रहे हो ऐसे ही। अगर इस तरीके से चलोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको लगेगा कि आपने मेहनत की है खूब, पर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर बाद में लगेगा यार मैं इतना पढ़ा पर मेरे नंबर नहीं बढ़ पा रहे। तो इस चीज़ से आपको बचना है। एग्जाम्पल देता हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझना, ये किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा आपको। कन्याकुमारी से लेकर आपको लद्दाख जाना है, ठीक है। एक के पास यानी एक स्टूडेंट्स के पास नैनो गाड़ी है, ठीक है, और एक के पास थार है। आपको पता है कौन सी स्ट्रॉन्ग है, ये वाली। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके कॉन्सेप्ट वीक हैं, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जब हमने यहाँ से स्टार्टिंग की दोनों की, एक नैनो और एक थार, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2500। आपको एक दिन में 250 किलोमीटर चलना है, ठीक है। एक दिन में 250 किलोमीटर चलोगे तो 10 दिन में आप पूरा डिस्टेंस कवर कर लोगे। क्लियर? दूसरी बात, ये नैनो गाड़ी एक दिन में 250 किलोमीटर चलेगी, क्या पता थार गाड़ी इससे फास्ट, आपको पता है इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो इससे फास्ट चलेगी, वो 300 किलोमीटर चलेगी लगभग, मान के चलो। तो जो स्मार्ट है यानी जो स्मार्ट वर्क कर रहा है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, वो आपसे तब भी आगे निकलेगा अगर वो डेली पढ़ता है तो, अगर कंसिस्टेंट रहता है तो। अगर वो डेली कंसिस्टेंट नहीं रहता, वो बीच में कहीं रुक जाता है, तो आप आगे निकलोगे। तो कंसिस्टेंसी ये मैटर करती है। दूसरी बात, जब ये नैनो यहाँ पे पहाड़ों में पहुँचेगी तो इसको दिक्कत आएगी, क्योंकि वो उस लायक बनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो उस लायक बनी नहीं है कि वो पहाड़ों में भी बहुत अच्छे से चल पाए। पर जो थार है वो आसानी से पहाड़ों में भी चलेगी और लेह लद्दाख में भी बहुत आसानी से चलेगी और उसके आगे भी पहुंच सकती है। सेम इसी तरीके से जब आप 50-60 तक पहुंचोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर उसके बाद जब आपको अपना स्कोर बूस्ट करना पड़ेगा तो आपकी मैथ भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है, आपकी रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यानी इनमें 14-15, इसमें रीजनिंग में 24-25 नंबर आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 75 प्लस अगर आपको स्कोर करना है तो ऐसा नहीं है कि आपकी मैथ भी वीक है तब भी आप इतना अच्छा स्कोर ले पाओ, ठीक है। आई होप सारी बातें रिलेट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो प्लानिंग का मतलब क्या है कि आपको खुद सोचो, ठीक है। आपने कोई कोर्स लिया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, वो 2 महीने में कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है, 2 मंथ्स में वो कंप्लीट करा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है 1 महीने में कोई कोर्स ऐसा है जो 1 महीने में कंप्लीट हो सकता है, कम से कम 3 महीने तो लगते हैं। पर हालांकि बहुत से कोर्स चलो चल रहे हैं, जो भी 2 महीने वैसे कुछ नहीं होता है कि कोई कोर्स कंप्लीट करा दे, सब कुछ होता नहीं है ऐसा। अब कराने को तो कोई भी करा दे, पर मेन चीज़ ये भी है कि आप कितना समझ पा रहे हो उससे। आपने समझ भी लिया
तो आप कितना मतलब रिटेन कर पा रहे हो। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि स्टैटिक के मान लो 30 टॉपिक पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने अपनी जीएस की स्ट्रैटेजी वीडियो में बताए थे। तो एक टॉपिक को आप 2 दिन में कवर कर रहे हो, एक दिन में आपने वो अच्छे से पढ़ा, दूसरे दिन आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे। तो डे 1 में आपने मान लो फेस्टिवल पढ़ा, ठीक है। अब डे 60 में आप यानी कि दूसरे महीने के लास्ट डे में आप क्या पढ़ रहे हो, वहाँ पे डांस टॉपिक पढ़ रहे हो। तो आपने स्टैटिक टॉपिक कंप्लीट किए सिर्फ 2 महीने में, पर इनका रिवीजन कब करोगे आप? तो फेस्टिवल जो भी आपने डे 1 में पढ़ा था वो सब कुछ भूल जाओगे। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको पता तो रहेगा कि ये मैंने पढ़ा है पर मुझे याद नहीं है। तो ऑप्शन जितने भी आएंगे, जैसे 4 ऑप्शन आए तो आपको पता रहेगा ये नहीं है, ये नहीं है, पर इन दोनों में कन्फ्यूज़ हूँ, मैंने पढ़ा था। और फिर आप 50-50 चांस रहेंगे, फिर भी आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। आपको लगेगा चीज़ें मैंने पढ़ी थी पर मुझे याद नहीं है, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं वो सोचते हैं कि जीएस में जितना ज़्यादा मैं पढ़ूंगा उतना अच्छा स्कोर आएगा, पर ये चीज़ गलत है। जीएस में जितना लिमिटेड पढ़ोगे और जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चारों तरफ अब आप हाथ मारने लगो कि ये भी पढ़ूंगा मैं, वो भी पढ़ूंगा, तो ऐसे अच्छा स्कोर नहीं आता। रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, आप खुद सोचो, फेस्टिवल से क्वेश्चन आते हैं, डांस से क्वेश्चन आते हैं, तो कितने सही कर पाते हो? पद्म विभूषण और विभूषण ये अवार्ड किस डेट को मतलब दिए जाते हैं, ये पूछे जाते हैं, तो आपको क्या सभी डेट याद है? और इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता है। डैम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, 100% आते ही हैं। तो आपको फिर भी ये चीज़ें ये नहीं याद। आर्टिकल 217 पूछ लूँ तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं कि आपको काफ़ी चीज़ें पता हैं पर फिर भी आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हो कि मुझे ये भी पढ़ना है, फालतू की चीज़ें पढ़ने में लग रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी। अगर कोर्स लेना है, ठीक है, मैं किसी के कोर्स लेने से मना नहीं करूँगा, पर अगर कोई कोर्स लेता है तो मेरे हिसाब से उसको 6 महीने पहले ही कोर्स लेना चाहिए। मतलब 6 महीने का टाइम उसके पास होना चाहिए, तभी कोर्स बेटर है। अगर कोर्स ले लिया है तो काफ़ी दिक्कत ये भी होंगी आपको। वहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा कि मैथ के टीचर अच्छे हैं, कंप्यूटर के टीचर अच्छे हैं, पर जीके में हिस्ट्री का टीचर अच्छा नहीं है, यहाँ पे पॉलिटी का टीचर अच्छा नहीं है। तो काफ़ी अलग अलग डाउट्स भी आएंगे। तो देखो, आप पहले कोर्स कंप्लीट करोगे 2 महीने में, फिर प्रैक्टिस कब करोगे ये पूछ लेना अपने आप से क्वेश्चन, फिर रिवीजन कब करोगे ये भी पूछ लेना। ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर जितना भी आपने पढ़ लिया एक बार में सब कुछ याद हो गया। तो कोर्स तो 2 महीने में, लास्ट के 2 महीने में कोई भी मतलब यूज़फुल नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और आप खुद भी अपने आप से क्वेश्चन पूछ लेना। मैंने तो एनालिसिस करके बता दिया कि आप कर भी सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोर्स बेकार है लास्ट के 2 महीने में। फिर क्या चीज़ अच्छी है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। जैसे मान लो ये आपका एग्ज़ाम है और ये आपका कंटेंट है जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। ये आपकी नॉलेज है और ये आपका एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर। एक स्टूडेंट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है। ये देखो, ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, इसके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है, पर वो एग्ज़ाम में सिर्फ रिटेन कर पा रहा है सिर्फ इतना परसेंट, यानी 30%। उसका स्कोर सिर्फ 30 आ रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका स्कोर सिर्फ 30 आ रहा है, क्योंकि उसने ऐसी चीज़ें पढ़ रखी हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाली चीज़ें सिर्फ इतना ही यूज़ कर पा रहा है अपनी नॉलेज का, इतना हिस्सा। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसने जो भी पढ़ी हैं वो यूज़लेस है, ठीक है। मेहनत तो की है उसने, पढ़ा तो है, पर यूज़लेस है। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने मेहनत भी की है पर वो यहाँ पे स्कोर कम से कम 70 कर पा रहा है, क्योंकि उसने ज़्यादा एरिया कवर कर लिया किसका, एग्ज़ाम का, ठीक है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज यूज़ कर पा रहा है एग्ज़ाम में, पर उसने मेहनत करी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज भी है। एक स्टूडेंट ऐसा है कि उसने लिमिटेड ही पढ़ाई की है, वो जब भी 70 स्कोर कर पा रहा है, पर उसके पास जितनी भी नॉलेज है वो लिमिटेड है। उसने वही चीज़ें पढ़ी हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, उसने फालतू की चीज़ें बहुत कम पढ़ी हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने लिमिटेड पढ़ी है, मतलब फालतू की चीज़ें तो उसने भी नहीं पढ़ी, उसने भी सिर्फ कोई कोर्स लिया या लिमिटेड चीज़ें पढ़ी हैं, पर उसने कभी मॉक नहीं दिया, नहीं प्रैक्टिस की। वो एग्ज़ाम मतलब मॉक से बहुत दूर भागता है, क्योंकि उसको लगता है कि अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो क्या फ़ायदा, मेरा स्कोर तो मॉक में कम आएगा, मेरा स्कोर 30 आएगा, 25 आएगा, तो क्या फ़ायदा मैं मॉक दूँ। और मॉक इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे आपने पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं की पहले दिन, तब भी आपको मॉक देना पड़ेगा। यही एक तरीका होता है। चाहे एसएससी सीजीएल का स्टूडेंट हो, जितने भी टॉपर हैं उनसे पूछ लेना, पहली बार सबसे पहले मॉक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी एग्ज़ाम में बैठना, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, एक बार उसका प्रीवियस ईयर पैटर्न चेक करना पड़ेगा, एक मॉक देना पड़ेगा कि किस लेवल का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरा लेवल क्या है, ठीक है। मेरा लेवल क्या है, क्या मैं इसकी तैयारी कर सकता हूँ और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाले स्टूडेंट तो बहुत बेकार हैं जो दूर भागते हैं। ये आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा कि इसमें जितनी भी आपकी नॉलेज है वो सभी आपने कवर कर ली इस एग्ज़ाम में, यानी कि आपने 100% स्कोर कवर कर लिया। तो ये होते हैं वो फर्जी जो आपको लगता है कि रिश्वत दे के या 20 लाख में सीट बिक गई या ये चीज़। तो ये तो मुझे नहीं पता ऐसा होता है या नहीं होता, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है और ये चीज़ आप कर भी नहीं सकते। तो इस वाली कैटेगरी में आपको नहीं आना, ना ही इस कैटेगरी में आना और ना ही इस कैटेगरी में आना, ठीक है।
ये वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो होते हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं है, गाइडेंस नहीं है, मेहनत तो करते हैं बेचारे पर उनके पास डायरेक्शन नहीं है। तो आप अगर इस स्टूडेंट मतलब इस कैटेगरी में हो तो आपको इस कैटेगरी में या इस कैटेगरी में आना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों बेस्ट कैटेगरी हैं। 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ ये वाली कैटेगरी की है, यानी हम 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ में सिर्फ यही चीज़ बता रहा हूँ मैं कि जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी आप खुद से मेहनत करके भी अपना अच्छा स्कोर ला सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ ही फॉलो करो, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राइट डायरेक्शन में मेहनत करो, आपका स्कोर ज़रूर बूस्ट होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कट ऑफ की। ये जो कट ऑफ है वो 2020 की है, प्रीवियस ईयर, यानी कि फाइनल कट ऑफ। तो यूआर कैटेगरी यानी जनरल की आप देख सकते हैं 72, और यहाँ पे गर्ल्स के लिए 56.7। तो गर्ल्स की काफ़ी कम जाती है। सभी का जो टारगेट होना चाहिए ना, जिससे वीक स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई में अच्छे हैं, ठीक है, उनका भी एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन जो पढ़ाई में वीक है, तो उनका भी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, पर आपके पास राइट डायरेक्शन होनी चाहिए। जैसे कि मान लो ऐसा तो नहीं है कि आपका अगर स्कोर आज 20 आ रहा है, ठीक है, मान लो 25 आपका स्कोर आ रहा है, तो आप 2 महीने में एकदम से 75 लेकर आ जाओ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पर इतना पॉसिबल है कि आज अगर आपका स्कोर 25 आ रहा है तो आपको ये देखना है, मान लो आप EWS की कैटेगरी में आप गर्ल्स हो, तो आप ईजिली यहाँ पे 50 प्लस नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि सबको 75 प्लस ही नंबर लेकर आने हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। तो सबको अपने हिसाब से देखना है कि मेरा जो भी मतलब कट ऑफ जा रही है उससे मुझे 10 नंबर ज़्यादा लेकर आने हैं, ठीक है। बाकी कोशिश सभी को यही करनी है, जितना ज़्यादा स्कोर आ सके उतना आप लेकर आएँ, ठीक है। मेरा टारगेट तो यही कि 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ में हमारा टारगेट 80 प्लस का है, ठीक है। पर मैं ये भी नहीं चाहता कि जो बच्चा वीक है वो सिलेक्शन से दूर चला जाए, ठीक है। उसका भी सिलेक्शन हो, तो आपको करना क्या है, डरना नहीं है। आप अपने हिसाब से कट ऑफ देखो, जो भी यहाँ पे कट ऑफ है, ठीक है, उसी हिसाब से आपको टारगेट क्या रखना है, 10 नंबर 8-10 नंबर ज़्यादा है। जैसे कि मान लो यूआर कैटेगरी, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 8-10 नंबर यानी 80 प्लस होना चाहिए। यानी कि आपके जो मॉक हैं उसमें अगर आपका स्कोर 80 आ रहा है तो ये समझ लेना आप टॉप रैंकर्स में हो। ऐसा नहीं है अगर 70 आ रहा है तो सिलेक्शन नहीं होगा, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी 8-10 नंबर बढ़ेंगे। तो 70 स्कोर भी आ रहा है तो भी 78 या 75-76 अपने आप हो जाएगा। पर फिर भी सेफ जोन के लिए आपको 80 टारगेट करना पड़ेगा। इससे ये होगा कि आपके मन में कभी भी डर नहीं होगा एग्ज़ाम में कि मैं कहीं कट ऑफ में पीछे रह जाऊंगा, या मैं फिजिकल की तैयारी करूँ अब या नहीं करूँ। रिजल्ट का बिल्कुल वेट नहीं होगा। अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करोगे तो आप एग्ज़ाम देने के बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहोगे कि मैं फिजिकल की तैयारी करूँ या ना करूँ। रेट मतलब सबसे ज़्यादा वेट रहेगा कट ऑफ का। फिर यूट्यूब पर सर्च करोगे कि कट ऑफ क्या जाने वाली है, अलग, फिर दिल में डर रहेगा। तो डर ना रहे इस वजह से कह रहा हूँ, हमेशा अपना टारगेट क्या रखना है, 10 नंबर ज़्यादा। तो अपने हिसाब से अपनी कट ऑफ देख लेना और 10 नंबर ज़्यादा रखना कम से कम, ठीक है। अगर ये 53 है तो आपको क्या लेकर आना है, नंबर 60 प्लस, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना स्कोर करना है। बाकी जो पढ़ाई में अच्छे हैं वो अपना टारगेट 80 प्लस ही रखें। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं गैप की। देखो आज अगर आपका स्कोर यहाँ पे मान लो 30 आ रहा है और आप इस 2 महीने में 70 प्लस स्कोर लेकर आना चाहते हो, या कोई भी अलग कैटेगरी का, मान लो SC कैटेगरी का, वो उसका स्कोर 25 आ रहा है और उसको पता है 46 कट ऑफ जाती है, 50 जाती है, और वो टारगेट रखना चाहता है 55, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। 30-40 नंबर आप मतलब स्कोर बूस्ट कर सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि आप एकदम से आपका स्कोर यहाँ पे मान लो 20 है तो एकदम से 75 प्लस या ऐसे लेकर आ जाओ, ठीक है। तो समय लगता है। अब इसमें भी देखो, मान लो जिसका 30 स्कोर आ रहा है वो 70 प्लस ला सकता है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे वो 50 पे ही रुक जाएंगे। तो वो कौन से स्टूडेंट्स होंगे वो भी मैं बताऊंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक होगी, उनकी जीके भी वीक होगी, ठीक है, उनकी रीजनिंग भी वीक होगी, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि उनको सिर्फ 2 महीने तो ये समझने में लग जाएगा कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है, क्या क्या सिलेबस है, किस तरीके से क्वेश्चंस करे जाते हैं, ठीक है। तो आपको एक एक दिन में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो सबका अलग अलग तरीका होगा। तो सबसे पहले आपको गैप पहचानना है। गैप कैसे पहचानोगे, आपको एक मॉक देना है, ठीक है। आपको बताऊँगा अभी, एक सेकेंड। हाउ टू स्टार्ट, सबसे पहले आपको एक फुल मॉक देना है, ठीक है। अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, एक फुल मॉक देना है। RWA जो ऐप है, रोजगार विद अंकित, वहाँ से मतलब कोई भी मॉक नहीं देना अभी, ठीक है। अभी आप बिगनर हो तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक पर प्रीवियस ईयर मॉक देना है 2020 का, ठीक है, जो पैटर्न होता है रियल। वहाँ पे जब आप मॉक दोगे आपको अपना स्कोर चेक करना है, ठीक है। जो भी आपका स्कोर आएगा वो देखना है। मान लो आपका स्कोर आया 30, ठीक है। फिर अपनी कैटेगरी में जाकर ये देखना है कि मेरी कैटेगरी ये है और ये मेरी कट ऑफ गई है। फिर आपको गैप एनालिसिस देखना है। मेरा आज स्कोर ये आया और वहाँ पे कैटेगरी में कट ऑफ मान लो 56 थी और मुझे 10 नंबर ज़्यादा लेकर आने, मतलब 65 प्लस लेकर आने हैं। तो इसके बीच का गैप कितना है, 65 प्लस। अब ये 65 प्लस नंबर मैं कैसे ला सकता हूँ वो आपको देखने हैं। तो
तो आपको स्कोर अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी इफ़ यू आर वीक, अगर वीक हो तब अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको स्कोर करना है, अदरवाइज टारगेट मैंने बताया कि 80 प्लस ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम 80 प्लस ही टारगेट अचीव करेंगे इस 90 डेज टारगेट सीरीज़ में। अब करना क्या है, अब आपको ये देखना है कि मेरा स्कोर जब 25 प्लस आ रहा है और मुझे 65 तक लेकर आना है, तो अब आपको ये चेक करना है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें मैं अच्छा खासा स्कोर ला सकता हूँ। क्या मैं रीजनिंग में 23 से 25 स्कोर ला सकता हूँ, क्या मैथ में 12 से 14 नंबर ला सकता हूँ, क्योंकि मैं कंप्यूटर में 8 देखो, जिसकी कंप्यूटर वीक है, जिनका स्कोर 3-4 आ रहा है, ठीक है, सभी का 8 से 10 स्कोर आ जाएगा इस 2 महीने में। चाहे कोई भी हो जिसका स्कोर 3 आ रहा हो या 1 आ रहा हो, सभी का स्कोर 8 से 10 आ सकता है इन 2 महीने में, 1 महीने में ही आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है। तो कंप्यूटर की तो चिंता करनी छोड़ दो बिल्कुल, ठीक है। तो कंप्यूटर में तो सभी के 8-10 नंबर आ जाएंगे, 8, 9, 10, यही 3 नंबर आएंगे, 8, 9, 10, ठीक है। इसके अलावा वो आपके ऊपर है किस तरीके से आप रिवाइज करते हैं। तो आपको कंटेंट में बताऊंगा एकदम बेस्ट कंटेंट। दिक्कत आएगी आपको जीके और मैथ में, रीजनिंग भी सभी की नॉर्मल है, जिसका मैथ अच्छा है उसकी रीजनिंग भी अच्छी है, ठीक है। तो आप अलग अलग तरीके से आपका स्कोर आएगा, आपको बस ये देखना है कि मुझे किस एरिया में बूस्ट करना है, किस पोर्शन में बूस्ट करना है। जैसे मान लो आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप मैथ में ज़्यादा स्कोर लाओगे, ठीक है। आपका अगर रीजनिंग मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आपकी रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग है, आप यहीं से आप 40 प्लस स्कोर ले आओगे, ठीक है। सॉरी 40 प्लस मतलब तीनों में मिला के, ठीक है, 40 प्लस ले आओगे, क्योंकि 50 नंबर का होता है तीनों पोर्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि 40 प्लस तो यहीं से आ गया, तो जीके में मुझे 30 लेकर आना है। तो अब मुझे टाइम टेबल इस हिसाब से बनाना है, क्योंकि मेरी मैथ वीक मतलब मैथ स्ट्रॉन्ग है, तो अब मुझे दिन में 3-4 घंटे जीएस को देने हैं। क्लियर। किसी की मैथ बहुत ज़्यादा वीक है तो अब उसको अपना टाइम टेबल इस हिसाब से बनाना है कि उसको 3 घंटे मैथ को देने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक टाइम टेबल बना दूँ कि 3 घंटे मैथ पढ़ो, 2 घंटे जीके पढ़ो, उस हिसाब से आप फॉलो करो, ठीक है। वो भी मैं बताऊँगा, पर आपको अपने हिसाब से सब कुछ करना है, ठीक है। ये बात आ रही है ना सभी की समझ में, अभी बताऊँगा। और इफ़ यू वांट टू स्कोर हाई इन लेस टाइम यू हैव टू एनालाइज योर मॉक एंड फोकस ऑन वीक पोर्शन, ठीक है। अगर आपको कम समय में ज़्यादा स्कोर बूस्ट करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अब कैसे एनालिसिस करना है वो बताता हूँ। जिनका स्कोर 30 से 40 के बीच आ रहा है उनके बारे में बात करते हैं पहले। जिनका भी स्कोर 30 से 40 आ रहा होगा उनका जहाँ तक है स्कोर रीजनिंग में 15 के आसपास, मैथ में 3-4 या जीके में 10, 12, 13 ऐसे, और कंप्यूटर में 1, 2, 3, 4 इस तरीके से स्कोर आ रहा होगा। और ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है। बस मैंने एक आइडिया दिया है आपको कि इस तरीके से आपका स्कोर आ रहा होगा। तो आपको टारगेट क्या रखनी है वो मैं बताता हूँ, कि मतलब आप 2 महीने में क्या क्या अचीव कर सकते हो। 2 महीने के अंदर आप रीजनिंग में 23 प्लस स्कोर ला सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग में 45 दिन में सब कुछ कवर हो जाएगा, चाहे आपका सिलेबस आपने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा। अब ऐसा नहीं है कोई एक कोर्स फॉलो करने लगो, वो आपको टारगेट फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, मैं बताऊँगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई एक कोर्स कंप्लीट करो जिसमें 7 दिन में एक ही चैप्टर कंप्लीट करा रहे हैं, तो फिर ये चीज़ नहीं हो पाएगी कंप्लीट कभी भी। आप बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो देखोगे तो इस तरीके से कभी कंप्लीट नहीं होगा। आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ करना है। तो जो पॉसिबिलिटी है वो मैं बता रहा हूँ कि 15 अगर स्कोर आ रहा है तो आप 23 प्लस ला सकते हो। मैथ में 3-4 स्कोर आ रहा है तो आप 10 तक ला सकते हो, ठीक है। जीके में अगर 13 आ रहा है तो 25 से 30 आ सकता है 2 महीने के अंदर। कंप्यूटर में सभी के 8, 9, 10 ये आएंगे। तो आपका अगर स्कोर यहाँ पे 30 से 40 आ रहा है तो आप इसको बूस्ट कर सकते हो 65 से 70। अब ऐसा नहीं कह सकता कि मैं 2 महीने के अंदर आप डायरेक्ट 80 प्लस या जो हमारा टारगेट है वो अचीव कर लो, क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग है। अगर आप यहाँ पे 30 से 40 के बीच में हो, अगर आप 80 प्लस लेकर आ सकते हो तो जिसका स्कोर 50-60 है फिर वो भी 90 प्लस लेकर आएगा, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब में एक रियलिस्टिक टारगेट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैं बता दूँ। तो रियलिस्टिक टारगेट ये है कि आप 75 से 70 तक का स्कोर बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है। करना कैसे है वो अभी देखेंगे, पहले बात करते हैं 50 से 60 वाले की भी। 50 से 60 जिसका स्कोर आ रहा होगा उसका रीजनिंग में 21 प्लस आ रहा होगा, मैथ में भी 7-8 नंबर आ रहे होंगे, और जीके में 20 प्लस, कंप्यूटर में 5 से 6। अब ये बदल भी सकता है, क्या पता रीजनिंग में 22-23 आ रहे हो, ठीक है, मैथ में 5 या 4 आ रहे हो, जीके में अच्छा खासा स्कोर आ रहा हो, या कंप्यूटर में 2-3 आ रहे हो। क्लियर। तो ये मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है। आप क्या कर सकते हैं इन 2 महीने में, आप ये कर सकते हैं कि रीजनिंग में 24-25, मैथ में 12 प्लस, जीके में 30 प्लस, और कंप्यूटर में वही। तो आपका टारगेट 75 से 80 का कंप्लीट हो सकता है। क्लियर। करना कैसे है सभी को सेम बता रहा हूँ। रीजनिंग को आपको 1 से 1.5 घंटा देना है। अब ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, 1.5, पौने 2 या 1, सवा 1, कोई भी टाइम आपका फिक्स हो सकता है, मतलब कितना भी टाइम लग सकता है, बस आपको अपना टारगेट कंप्लीट करना है। पढ़ना किस तरीके से वो देखो, बहुत ध्यान से समझना यहाँ से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डेली एक मॉक देना है CHSL का, ठीक है, टेक्स्ट बुक पर प्रीवियस ईयर।
CHSL का ही क्यों देना है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको TCS पैटर्न के देने हैं, तो CHSL से स्टार्ट कर सकते हो। 25 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे 20 मिनट मिलेगी, टाइम कम पड़ सकता है, पर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। बाद में चाहे वहाँ पे नंबर कम आए उससे मतलब नहीं है। टेक्स्ट बुक पर जाकर आप सर्च कर सकते हो, वीडियो टेलीग्राम चैनल पर मैंने भेजी है, वो आप देख कर मतलब अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो किस तरीके से आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको CHSL के प्रीवियस ईयर मॉक लगाने हैं डेली, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के तो ख़त्म हो जाएंगे, 10-15 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे। फिर उसके बाद आपको एनालाइज करना है अपना जो भी आपने मॉक दिया है। एनालाइज करने का मतलब ये है कि आपके जैसे मान लो 25 में से 20 नंबर आए, आपको पता चलेगा यार मिसिंग नंबर हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चन हर बार गलत होते हैं, तो आपको वही टॉपिक पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप कोर्स फॉलो कर रहे हो, कोर्स में मान लो आपको डाइस आता है, ठीक है, काउंटिंग फिगर आपको आता है, और फिर भी आप कोर्स में वही चीज़ें पढ़ रहे हो। कहने का मतलब ये है कि डाइस के क्वेश्चन आप ऑलरेडी ठीक करते हो, पर कोर्स में जो चल रहा है वो डाइस ही चल रहा है, आप उसको ही पढ़ रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो आपको नहीं आती। इन 2 महीने में सिर्फ वही चीज़ें पढ़ो जो आपको नहीं आती। अगर आप फिर भी वही चीज़ें पढ़ रहे हो जो आपको आती हैं, कई बार ऐसा भी होता है कुछ लोगों को मैथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, उनको जीके पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो सिर्फ पूरे दिन मैथ मैथ पढ़ रहे हैं। उनको पता है जीके में नंबर कट रहे हैं, पर वो जीके फिर भी नहीं पढ़ रहे, तो ये भी दिक्कत है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करनी। एनालाइज करना है अपना वीक टॉपिक जैसे ही पता चला उसके बाद आपको उसके 25 प्रैक्टिस करने डेली क्वेश्चंस, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होने चाहिए। क्लियर। तो कैसे करने हैं आपको पता चल गया। पहले मॉक देना है, फिर एनालिसिस करना है, फिर वीक टॉपिक जैसे ही पता चलेगा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने हैं 25। अब कहाँ से करने हैं, इसके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो, जैसे आप बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो रीजनिंग की फुल स्ट्रैटेजी वीडियो चाहते हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अच्छे से देख लेना कौन से टीचर फॉलो करने हैं, कौन सी बुक फॉलो करनी है, क्योंकि यहाँ पे बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। हालांकि किरण पिनेकल जो भी आपके पास बुक है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं मैथ की, तो मैथ के लिए आपको 3 घंटा देना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 घंटा लिखा है, क्या पता किसी के मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो CGL या SSC के स्टूडेंट्स होंगे वो भी मान लो DP का अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे मान लो कोई साउथ में जिसकी पोस्टिंग है वो चाहता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ही मिल जाए, तो मान लो उसका स्कोर 15 में से 15 ही आएगा, ठीक है, तो मैथ को क्यों ही पढ़ेगा। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही टाइम टेबल बनाना है। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक एवरेज टाइम टेबल बताया जो कि हर एक सब्जेक्ट को देना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्कोरिंग टॉपिक, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि सर मुझे ये बता दो कोई भी ऐसे 10 टॉपिक जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोर मतलब मैं कर सकूँ, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हों। सबके अलग अलग डाउट्स होते हैं, वो उन लोगों के होते हैं जिनकी मैथ वीक है। तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, मैथ की स्ट्रैटेजी वीडियो, वो भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको जाकर देख लेना। तो आपको करना क्या है, स्कोरिंग टॉपिक पर फोकस करना है। स्कोरिंग टॉपिक का मतलब ये नहीं है जिसमें से सबसे ज़्यादा नंबर का आता है। स्कोरिंग टॉपिक का मतलब ये है आपको एक मॉक देना है, मॉक देने के बाद आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मैं अच्छे से कवर कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, जो मुझे आसान लगता है। तो आपको वही टॉपिक पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब पर परिणाम बैच जो चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे जो फ्री वीडियो है वही आपको कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक आप बैच लो उसको फॉलो करो, क्योंकि एक एक मतलब चैप्टर कम से कम 20-20 वीडियो में बैच में, तो कैसे कंप्लीट करोगे यार 20-20 वीडियो, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। आपको लगेगा कि इतना सारा टास्क है, मैं किस तरीके से कंप्लीट करूँ, एक दिन में नहीं हो पाता। फिर रात को मतलब रिग्रेट होगा, बुरा लगेगा कि यार जो भी मैं पढ़ रहा हूँ कवर नहीं कर पा रहा, मेरे से नहीं हो पाएगा, गिव अप कर दोगे, है ना। तो आपको करना क्या है, यूट्यूब पर परिणाम बैच से पढ़ना है, या 90 डेज टारगेट सीरीज जो हमारी चल रही है वहाँ से एक आइडिया ले सकते हो किस तरीके से पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं डेली 25 से 50, ठीक है। ये 25 लिखा है, ये मिनिमम है, ठीक है, इसको आप बढ़ा भी सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो मिनिमम 25 करने हैं, उसके हिसाब से आप बढ़ा सकते हो। तो पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं, ऐसे नहीं है कि आप फालतू के एग्जाम के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो। दूसरी बात, अब बहुत लोगों को डाउट ये भी होगा कि CGL के Tier 2 के भी क्वेश्चंस करने हैं या वैसे क्वेश्चंस भी करने हैं जो CGL में प्री में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको देखो सबसे पहले टारगेट ये रखना है कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक बुक है 3000 प्लस, जिसमें क्वेश्चन है पिनेकल की बुक, वो उन लोगों के लिए जिनकी मैथ वीक है, आपको यही बुक लेनी है। आपको सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ही क्वेश्चंस करने हैं। जिनकी मैथ ठीक है, जिसके 7-8 नंबर आ रहे हैं, वो कोई भी बुक यूज़ कर सकता है, पिनेकल किरण, और आप कोई से भी एग्जाम के क्वेश्चंस लगा सकते हो। और पिनेकल किरण इनमें आपको मतलब क्वेश्चंस मिलेंगे भी नहीं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, आपको वहाँ पे CGL CPO और CHSL इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ध्यान रखना, जिनकी मैथ वीक है बिल्कुल, जिनका स्कोर 2, 3, 4 ऐसे आ रहा है, उनको पिनेकल की बुक लेनी है, जो कि मैं मैथ की स्ट्रैटेजी वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ से आप अच्छे से समझ लेना, आपको वही बुक लेनी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने 25 प्लस क्वेश्चन। जीके में क्या करना है, जीके में आपको 2.5 से 3 घंटे देने हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा वीक है तो आप ज़्यादा भी टाइम दे सकते हैं। तो जीके में आपको कंप्लीट करने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्टैटिक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स,
कौन सी बुक, कौन से मतलब यूट्यूब चैनल, कहाँ से, हर एक चीज़ आपको स्ट्रैटेजी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो मैं आप जाकर देख लेना, उसमें मैंने बताया। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको वही पढ़ने हैं, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। करंट अफेयर के लिए भी मैंने इसकी मतलब स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया, तो वहाँ पे अब जो करंट अफेयर के लिए बताया वो यूज़ मत करना, उसकी जगह आवाज़ सर की जो सुपर 100 PDF आ चुकी है, आप वही फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत लोग ये भी पूछेंगे कि सफिशिएंट है, क्योंकि हम तो मंथली टारगेट वीडियो कंप्लीट करते हैं। देखो सफिशिएंट आप खुद सोचो, यहाँ पे जैसे मान लो अपॉइंटमेंट दिए हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं या CM दिए हैं, तो क्या आपको सभी एक बार में पढ़ने से याद हो जाते हैं? आप ये PDF भी पूरी याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसमें से भी अगर क्वेश्चन आएगा तब भी आप गलत कर दोगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ लिमिटेड पढ़ो और बार बार रिवाइज करो उसको। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर आपको डेली आधे घंटे पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? स्ट्रैटेजी वीडियो देखनी है 7th वीक की। ठीक है, मैं अभी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी बताई है। उसमें मैं बता चुका हूँ कि आपको RB राधिका मैम से पढ़ना है, ठीक है, एग्जामपुर प्रीति मैम से पढ़ना है, या RWA नवीन सर से पढ़ना है, कौन से टीचर फॉलो करने हैं, क्या परमार SSC, ठीक है, स्टूडेंट सक्सेस, अलग अलग टाइप के बुक, हर एक चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपको करना क्या है, ये मैंने टाइम टेबल और मैंने बता दिया कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले मॉक देना है और इस तरीके से आपको अपना टारगेट फॉलो करना है। तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्या करना है, अपने टारगेट जो भी बताए ना वो आपको कंप्लीट करने हैं और अपने वीक चैप्टर्स पर फोकस करना है। वीक चैप्टर्स का मतलब आपको पता चल गया, मिसिंग नंबर वीक है, मुझे SI CI समझ में नहीं आ रहा, मुझे वो पढ़ना है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि मुझे तो मैथ में कुछ भी नहीं आता, तो आपको ये देखना है कि कौन सा स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, आपको ये देखना है कि आप फ्रैक्शन, डेसिमल, इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो, आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर सकते हो, आपको ये इजी लग रहा है तो आपको वही चीज़ पहले पढ़नी है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ फालतू के क्वेश्चन नहीं करने, और रेलेवेंट बुक यूज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि RS अग्रवाल, ठीक है, पुराने ज़माने की बुक यूज़ कर रहे हो, आपको वही बुक पढ़नी है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, सभी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप अलग अलग सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी देख सकते हो। लिमिटेड कंटेंट पढ़ने हैं। लिमिटेड कंटेंट का मतलब यह है कि GK में आपको पता है इतने सारे स्टैटिक टॉपिक हैं, ठीक है, करंट अफेयर आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आ जाए। ठीक है, इसके अलावा GK में कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, क्या चीज़ें छोड़नी है, वो आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वही आपको कवर करने हैं। आपको पता है अमेंडमेंट पूछे जाते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोर्स, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। डोंट फॉलो RWA लाइव सब्जेक्ट वाइज क्विज, जो भी सब्जेक्ट वाइज क्विज चल रही है RWA पे, वो आपको फॉलो नहीं करनी। RWA से सिर्फ ये चीज़ फॉलो करनी है कि जो लाइव मॉक चलता है संडे में फुल, वो आपको करना है। ठीक है, वहाँ पे आपका स्कोर कम आएगा, टेक्स्ट बुक में ज़्यादा आएगा, उससे नहीं घबराना। उनका जो मॉक होता है थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चंस का पैटर्न भी थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। ठीक है, कई बार देखने में अजीब सा लगता है, पर आपको यहाँ पे लाइव मॉक देना है सिर्फ। ठीक है, संडे वाला सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको ये लगेगा कि ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, फिर आपके नंबर कम आएंगे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे कि जितना भी मैंने पढ़ा है उसका मैं यूज़ नहीं कर पा रहा, फिर फालतू की चीज़ आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो आपको करना क्या है, इसको फॉलो ना करके डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने अपनी बुक से, चाहे वो पिनेकल हो, किरण हो, कोई भी हो, सिर्फ आपको TCS के क्वेश्चन सोल्व करने, यानी कि 2018 से 2023 तक के। क्लियर? कंसिस्टेंसी रखनी है हमेशा और स्मार्ट वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि आप हार्ड वर्क करते जा रहे हो, आप जो भी चीज़ मिल रही है, जो भी कोई भी बता रहा है, आप पढ़ते जा रहे हो। ठीक है, तो एक बार एक हफ्ते का टारगेट फॉलो करो और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर इसी वीडियो में बताना कि आपकी इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। सैटरडे और संडे यानी वीकेंड का टारगेट आपका अलग होना चाहिए, यानी कि 2 दिन सिर्फ आपको रिवीजन करना है। 2 दिन किस तरीके से रिवीजन करना है, जो भी आपने पढ़ा है 5 दिन में, ठीक है, चाहे फेस्टिवल, जो भी स्टैटिक टॉपिक है उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हो, उसका मतलब रिवीजन नहीं कर रहे, तो ये समझ लेना बेकार है। ठीक है, सब चीज़ यूजलेस है। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इज़ की टू सक्सेस। 2 दिन आपको रिवीजन करना है और 2 दिन ही आपको मॉक देने हैं, सैटरडे और संडे। सैटरडे में आपको टेक्स्ट बुक का प्रीवियस ईयर मॉक देना है और संडे में आपको RWA का लाइव मॉक देना है। इसमें आपका स्कोर ज़्यादा आएगा, इसमें आपका स्कोर कम आएगा, पर कोशिश हमेशा यही करनी है, आपको रैंक बूस्ट करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाने की कोशिश करनी है और एनालिसिस करना है कि यहाँ पर कम क्यों आ रहा है, कौन से पोर्शन में कम आ रहा है। ठीक है, हर एक चीज़ अच्छे से एनालाइज करनी है, पर डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना। टारगेट क्या रखना है अपना, स्कोर हाई करने का। ठीक है, जो भी आपका वीक पोर्शन है, जब आप एनालिसिस करोगे आपको पता चलेगा कि यार ये वाला टॉपिक मेरा वीक है। हर बार इस वाले मॉक में मेरा CI से क्वेश्चन गलत हुआ, इस वाले में भी मेरा CI से क्वेश्चन गलत हुआ, तो इसका मतलब ये पता चल गया मुझे CI मेरा वीक है। जब आपको पता चल गया मेरा CI वीक है, पर आपने कोर्स ले रखा है, कोर्स में परसेंटेज चल रहा है, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो आपकी वीक है। आपको पता है परसेंटेज मुझे आता है, तो क्यों पढ़ना वो। ठीक है, तो आपको CI पढ़ना है। अब बात करते हैं रिपीटर्स की। रिपीटर्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी 2020 में भी ये एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा या फिजिकल में रह गए होंगे या स्कोर अच्छा खासा आ रहा होगा। अब वो 80+ टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है, जो हमारे 90 डेज टारगेट सीरीज़ में वो भी 80+ टारगेट करना चाहते हैं। तो देखो उनका स्कोर जहाँ तक है, रीजनिंग में 24 आ रहा होगा, मैथ में भी 14-15, ठीक है, और रीजनिंग में 24-25 और GK में 25+, या GK में क्या पता भूल गए हो तो क्या पता कम भी आ रहा हो,
या कंप्यूटर में 2 से 3 या 5 6 इस तरीके से स्कोर आ रहा होगा। पर जहाँ तक है वो एसएससी के एस्पिरेंट हैं, उन्होंने एसएससी के और भी एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे वो सीएचएसएल हो सीजीएल हो, पर उनका स्कोर इतना अच्छा आता है कि वो मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि उनका मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉग है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका मोस्टली जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका मैथ रीजनिंग स्ट्रॉग है और जहाँ पे जीके वीक है। तो जीके में आप 35 प्लस का टारगेट रख सकते हो। 35 प्लस कैसे आएंगे, और कंप्यूटर में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 8 9 10 सभी के आएंगे, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो। आप 8 9 10 ला सकते हो अगर आप राइट डायरेक्शन में हो। ठीक है, आपके पास कंटेंट अच्छा है तो आप 8 9 10 ला सकते हो, क्योंकि खुद मेरा 1 2 नंबर आ रहा था और मैं खुद सिर्फ लास्ट के 10 दिन में DPHC में 1 में 8 आए थे और 1 में 9 आए थे। ठीक है, मैंने क्या फॉलो किया मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी उस वीडियो में, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपको लाना कैसे है, रैंक बूस्टर, आपको फोकस करना है रैंक पे। ठीक है, आपको रैंक खींचनी है, हमेशा ये देखना है कि मेरी परसेंटाइल कितनी आ रही है। तो करना क्या है, 3 मॉक देने हैं आपको वीक में। ठीक है, उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद आपको ये देखना है कि आपका वीक पोर्शन कौन सा है। ठीक है, आपको पता चलेगा वीक पोर्शन सिर्फ जीएस है, क्योंकि आप मैथ और रीजनिंग में अच्छा कर पा रहे हो। तो जीके में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, तो जीके के लिए आपको स्ट्रैटेजी वीडियो देखनी है जो पक्की विद शुभम यही यूट्यूब चैनल पर। आपको फोकस सबसे ज़्यादा करना है रिवीजन पे। आपने लिमिटेड टॉपिक ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं करना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और टॉपिक कवर करने हैं। आपको क्या करना है, जब आप मॉक दोगे तो आपको कुछ नए टॉपिक भी मिलेंगे, आपको वो कवर करने हैं जब ऑलरेडी आप रिवीजन कर चुके हो। ऐसा नहीं कि सब चीज़ आप फॉलो करने लग जाओ कि मैं ये भी पढ़ूंगा वो भी पढ़ूंगा। सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो प्रैक्टिस करनी है डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जीके के लिए जितने भी TCS पैटर्न के हैं। क्लियर, तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है और सबसे ज़्यादा फोकस करना है रैंक बूस्ट पे, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। अभी भी आप बहुत ज़्यादा लोग मतलब कन्फ्यूज़न में है कि कौन सी बुक्स फॉलो करें, कौन से यूट्यूब चैनल फॉलो करें, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर लेना। ठीक है, अच्छे से। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू फॉलो 90 डेज टारगेट सीरीज़, तो आप वीक 7 का टारगेट देख सकते हैं। मतलब 7 वीक का टारगेट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पता चलेगा किस तरीके से जो आपका छूटा हुआ टारगेट है वो आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि 7th वीक के टारगेट में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे मैंने अभी ये स्ट्रैटेजी बता दी, सब कुछ समझा दिया, पर कुछ लोग ऐसे हैं वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है यार क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, क्योंकि बस मैंने यहाँ पे तरीका बता दिया, पर यूज़ करने के ऊपर है। अगर आप ये चाहते हो कि आपको एक टारगेट मिले मैं उसको कंप्लीट करूँ, तो आप 90 डेज टारगेट सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। 7th वीक का टारगेट देखो, वहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आपको फॉलो करना है, किस तरीके से आपको छूटा हुआ कंप्लीट करना है। अगर अभी भी कन्फ्यूज़ हो, स्टिल कन्फ्यूज, तो डाउट पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे आप आसानी से अपने कमेंट पूछो और जेन्युइन कमेंट पूछना, और स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट की, इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। दूसरी बात, टॉपर्स और एवरेज दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, टॉपर्स जो होते हैं वो सिलेबस कंप्लीट जैसे भी हो जाता है, सबसे ज़्यादा पहले वो सिलेबस कंप्लीट करते हैं, फिर प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं। उनका टारगेट होता है प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके उनको स्कोर ज़्यादा लेकर आना है। जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनका फोकस क्या होता है, कट ऑफ क्या रहेगी, मैथ वीक है, सिलेक्शन तो हो जाएगा, क्या मैं 2 महीने में कंप्लीट तो कर लूँगा, वो सोचते रहते हैं, वो करते नहीं है। तो अगर आप इस कैटेगरी में, तो आप ये समझ लेना आप सोच के अपनी एनर्जी वेस्ट कर लोगे, और एनर्जी जब वेस्ट हो जाएगी आप थक जाओगे, फिर आपको पढ़ने में ऑटोमेटिक मन ही नहीं लगेगा। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको फोकस करना है सिर्फ एक्शन पे। ठीक है, आपको सोचना नहीं है, आपको काम करना है। क्लियर, तो बुक्स वही है, टीचर वही है, सब 8 घंटे प्लस पढ़ रहे हैं, फिर दिक्कत कहाँ है, दिक्कत वही है कि आपके पास तरीका नहीं है। ठीक है, आप हमेशा ये सोचते हो कि शॉर्टकट अपना लूँ, एकदम से 2 महीने में कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई ऐसा कोर्स आ जाएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा यार, जो 6 महीने से तैयारी कर रहा है उसको कैसे बीट कर लोगे। खुद सोचो कि आप अगर 6 महीने से, जैसे आप 2 महीने वाले हो, आप खुद सोचना अगर आप 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, कोई 2 महीने में आया, वो आपको कैसे कम्पीट कर सकता है। वो आपने 6 महीने इतनी मेहनत करी, वो 2 महीने में कैसे कम्पीट कर लेगा, है ना। अगर कम्पीट करना भी है, ऐसा भी हो सकता है वो 6 महीने से पढ़ रहा है पर उसकी डायरेक्शन सही नहीं है। आप 2 महीने में पढ़ रहे हो, आपकी डायरेक्शन सही है, आपको पता है क्या चीज़ें पढ़नी है, तो आप कम्पीट कर सकते हो। तो वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आपको राइट डायरेक्शन में पढ़ना है, आप स्कोर बूस्ट कर सकते हो। पर ये मत सोचना कि सिर्फ सोचते रहोगे तो चीज़ें हो जाएंगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपको एक्शन करना पड़ेगा, दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी, डेली आपके मन में डाउट भी आएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन भी होगा, बुरा भी लगेगा कि नहीं हो पाएगा, हर एक चीज़ आपको झेलनी पड़ेगी, पर आपको लगे रहना है। ठीक है, एंड तक। तो याद रखना, टॉपर्स विल ऑलवेज एनालाइज हिज हर टेस्ट स्कोर टू नो वेयर दे वेंट रॉन्ग एंड विच सेक्शंस और एरिया नीड इम्प्रूवमेंट, देन वर्क हार्ड फॉर इट। यानी जो टॉपर्स होते हैं उनमें यही फ़र्क रहता है, वो सबसे ज़्यादा मॉक देते हैं, मॉक देने के बाद वो एनालिसिस करते हैं, वो देखते हैं यार मेरा ये वाला पोर्शन वीक है, फिर वो टारगेट बनाते हैं कि इस वीक पोर्शन को किस तरीके से इंप्रूव किया जाए। ऐसा नहीं है कि वो फिर दोबारा से हर एक चीज़ वही पढ़ रहे हैं जो उनको आती है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहना इस जर्नी में। ठीक है, परसिवरेंस, बिना रुके अच्छे से मेहनत करनी है, स्मार्ट वर्क करना है और धैर्य रखना है। स्कोर कभी ज़्यादा भी आएगा, कभी कम भी आएगा। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा आ गया फिर एकदम से कम हो गया तो मैं वीक हो गया या मैंने रिवीजन नहीं किया। ठीक है, इस तरीके से नहीं, कभी मॉक हार्ड भी होता है, कभी लो भी होता है। आपको फोकस करना है अपनी परसेंटाइल पर। ठीक है, परसेंटाइल हमेशा 90 प्लस रखनी है, 85 प्लस भी है तो भी चल जाएगा,
पर फिर भी अपनी परसेंटाइल पे फोकस करना है। क्लियर? सबकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग है। कैटेगरी की बात मैं इसलिए करता हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अलग अलग कैटेगरी से हैं, उनको बताया जाता है कि 80 प्लस आएंगे तभी मतलब 70 प्लस आएंगे तभी सिलेक्शन होगा, तो उनको लगता है कि मैं नहीं कर सकता। तो अलग अलग कैटेगरी के भी कर सकते हैं, बस अपने हिसाब से तैयारी करनी है। बाकी स्कोर हाई हमेशा याद रखें कि अपना एम बिग रखें, ठीक है। तो फॉलो कर सकते हैं 90 डेज टारगेट सीरीज फॉर डीपी कांस्टेबल। इफ़ यू स्पेंड टू मच टाइम ऑन थिंकिंग अबाउट अ थिंग यू विल नेवर गेट इट डन। मतलब इसका मतलब यही है कि आप हमेशा अगर सिर्फ टाइम सोचने में लगाओगे, ये सोचोगे कि मेरा हो जाएगा या नहीं होगा, मैं कल से पढ़ूंगा, ये वाले कंटेंट यूज़ कर लूँ, ये वाली बुक यूज़ कर लूँ, ये बेस्ट है, मेरा दोस्त ये बता रहा है, RWA का कोर्स ले लूँ तो हो जाएगा, तो आप सोचते सोचते अपनी एनर्जी वेस्ट कर दोगे। ये चीज़ कभी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो खुद को धोखा नहीं देना, पीछे रह जाओगे। एक बार अच्छे से सोच लो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। जब एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना, सभी एग्ज़ाम क्लियर होंगे, चाहे वो डीपी कांस्टेबल हो, इसके अलावा भी डीपी आपका जो है MTS का भी आ रहा है, ठीक है, वो भी आप क्लियर कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा SSC GD आ रहा है, वो भी क्लियर कर पाओगे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है। तो मेहनत करो, मेहनत से बिल्कुल मत डरना। बाकी जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, तरीका यही है। बाकी स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेना। थैंक यू सो मच। जो भी डाउट है ज़रूर पूछो, ठीक है। बाय।